वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज जो मैं टॉपिक कवर अप करने वाली हूँ वो है पॉलीसेकेराइड्स। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जाना, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को एक एक करके हम लोगों ने कवर अप किया। सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स, उसके बाद डाइसेकेराइड्स, और बीच में ही मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेकेराइड्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स होते क्या हैं। देखिए, पॉली और सेकेराइड, सेकेराइड वर्ड जहां पे भी आएगा इट विल मीन कार्बोहाइड्रेट। और पॉली वर्ड अगर हम लगा देते हैं आगे, पॉली मतलब होता है बहुत सारे। इसका मतलब अगर बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स, देखिए मोनो मतलब होता है एक, एक मोनोसेकेराइड है और वो अगर जुड़ता जाएगा काफी ज्यादा श्रृंखला में, सीरीज में, विद डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में बनते हैं, तो हम उसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो इसका मतलब जब कार्बोहाइड्रेट्स को मैं क्लासिफाई करती हूँ बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर मासेस, यानी वो कितना हैवी है या उसमें कितने मॉइटीज हैं। मॉइटीज मतलब कितने मोनोसेकेराइड्स हैं उसमें, या जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो कितने सारे हैं। तो अगर एक मोनोसेकेराइड, एक मॉइटी होती है तो हम उसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। 2 से लेकर 8 या 9 या 10 तक होता है तो हम उसको ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं। और अगर 10 से ज्यादा, और जब मैं भी आपको कवर अप करूंगी आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि लगभग 500 या 1000 या कई बार 1500 या लाखों मोनोसेकेराइड्स जब जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, तो हम उसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो बेसिकली ये तो हमें समझ में आ गया है कि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वे दे आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। हाई मॉलिक्यूलर वेट मतलब काफी भारी भरकम होते हैं, प्लस बीच बीच में उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो बने हुए होते हैं। तो इट मीन्स दे डोंट हैव जो उनके रिएक्शनेबल जो ग्रुप्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। देखिए, कोई भी रिएक्शन होता है, जैसे आप हैं, अगर आपके हाथ दोनों खाली हैं तभी तो आप उनसे कोई काम कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपके दोनों हाथों में बैग्स भर दूं तो आपके हाथ फ्री नहीं है, और फिर मैं आपको बोलूं कि अब आप कुछ और पकड़ लीजिए, तो आप मुझसे यही कहेंगे कि देखिए मेरे हाथ दोनों खाली नहीं है, आप ये काम किसी और से करा लीजिए। तो इसी तरीके से जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उनके जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, या जो ग्रुप्स रिएक्ट करके हमें कोई भी रिएक्शन देते हैं, वो चूंकि एक दूसरे से अटैच होने में यूज हो जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं या बहुत सारी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो पॉलीसेकेराइड्स की मोनोसेकेराइड से अलग होती है। अब ये जो मोनोसेकेराइड्स जुड़ते हैं, ये या तो एक लीनियर फैशन में जुड़ सकते हैं, यानी एक के बाद एक, और सेम जो बॉन्ड्स हैं वो सारे मोनोसेकेराइड्स के बीच में हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए ये लीनियर है और बीच में कोई ब्रांचेस निकल आई हैं, या ये भी हो सकता है कि ऑल टुगेदर पूरा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। तो डिपेंडिंग कि कौन से बॉन्ड्स, यानी कौन से कार्बन्स जो हैं वो बॉन्ड्स बनाने में हेल्पफुल हैं, और किस श्रृंखला में ये जो स्ट्रक्चर ये बनता चला जा रहा है, इस पे भी हम पॉलीसेकेराइड्स को आगे क्लासिफाई करेंगे। और ये चूंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए ये रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑल टुगेदर दे आर अमॉर्फस इन नेचर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। अमॉर्फस मतलब होता है ए प्लस मॉर्फ, मॉर्फ मतलब शेप। तो ए आगे मैंने लगा दिया है, अगर इसका मतलब इनकी कोई एक सेट शेप नहीं होती है, बिकॉज अभी अभी मैंने बताया आपको कि दे आर आइदर लीनियर और ब्रांच्ड इन स्ट्रक्चर। और चूंकि ये इतने ज्यादा अमाउंट में होते हैं और बीच के जो एटम्स होते हैं रिएक्शनेबल, दे आर नॉट फ्री, सो देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जैसे अगर आप ग्लूकोज को देखेंगे जो कि एक मोनोसेकेराइड है, वो जल्दी से आप एक ग्लास में पानी में लेकर के उसमें ग्लूकोज डालेंगे तो वो घुल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप उसके अंदर सेल्यूलोज डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, बिकॉज सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेकेराइड। तो ये जितने भी नेचुरल सेकेराइड्स होते हैं, सेकेराइड्स मतलब अगेन कार्बोहाइड्रेट्स, द जनरली कंपोज्ड ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CH2O
होल एन। ये बात मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स जब मैंने डिस्कस किया था जिस वीडियो में, आप प्लीज़ चेकआउट करिए मेरे प्लेलिस्ट में, उसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। तब भी हमने ये बात करी थी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका नाम ही इस तरह से आया है, कार्बो स्टैंड्स फॉर कार्बन एंड हाइड्रेट स्टैंड्स फॉर वाटर। तो आप देखिए इस फ़ॉर्मूले के अंदर एक कार्बन है और उसके आगे वाटर का पूरा केमिकल फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है। यानी H2O। और ये जितने अमाउंट में जुड़ते चले जाएँगे, यानी कि आप जैसे ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला है, तो उसमें कार्बन 6 होते हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो कार्बन का डबल होगा, यानी 12 हाइड्रोजन होंगे और जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे। देयरफॉर द फ़ॉर्मूला फॉर ग्लूकोज़ इज़ C6H12O6। तो यहाँ पे जो N होता है दैट इज़ 3 और मोर जनरली, अ, उसी के बेसिस पे हम उनको ट्रायोज़ या टेट्रोज़, पेंटोज़, हेक्सोज़, हेप्टोज़ ये सब नाम देते हैं। और मोनोसैकेराइड्स के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हम सब लोग जानते हैं, ग्लूकोज़ व्हिच इज़ हेक्सोज़, फ्रक्टोज़ वो भी एक हेक्सोज़ होता है। हेक्सोज़ मतलब होता है जिसमें 6 कार्बन है और जिनके पीछे ओज़ लग जाता है, OSE, दे आर शुगर्स। और ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसमें 3 कार्बन होते हैं। तो जो पॉलीसैकेराइड्स होता है, अब उनका फ़ॉर्मूला ऑब्वियसली मोनोसैकेराइड से अलग होगा क्योंकि बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिल कर के पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। तो इसका जो जनरल फ़ॉर्मूला होता है, वो होता है C, सबस्क्रिप्ट में X और उसके आगे ब्रैकेट्स में H2O। देखिए वाटर जो है वो अभी भी अपना जो हाइड्रेट, क्योंकि नाम आ गया है इसमें, तो वाटर का फ़ॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन द अमाउंट ऑफ वाटर जितना जुड़ेगा वो अलग हो सकता है। तो इसीलिए हमने वाटर के फ़ॉर्मूले को ब्रैकेट में करके और उसके सबस्क्रिप्ट में दे दिया है Y, जहाँ पे X मतलब होता है 200 से 2500 तक के। देखिए, अभी-अभी मैंने आपको बताया था कि कितने सारे मोनोसैकेराइड्स जुड़ कर के पॉलीसैकेराइड्स बना सकते हैं। तो बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिसमें लगभग 2500 मॉइटीज़ भी होती हैं मोनोसैकेराइड्स की। और जो ये रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं पॉलीमर के बैकबोन में, ये 6 कार्बन मोनोसैकेराइड्स होते हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए अगर हम एक जनरलाइज़्ड मैं स्टेटमेंट देती हूँ, तो हम एक सिम्प्लीफाई करके एक फ़ॉर्मूला बना सकते हैं, जिसमें C6H10O5 और इसका होल N दे देते हैं। और जहाँ पे टिपिकली ये जो N होता है, ये 40 से ज़्यादा होता है और 3000 से कम होता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा खाना बनता है जो कि प्लांट्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो मिट्टी में पानी होता है, उसको मिला करके लाइट की प्रेजेंस में एंड माइंडेड ओनली 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 प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल होता है या फिर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, सिर्फ वो ही फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। आप और हम खाने को पकाते हैं, वी कैन नॉट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं दैट इज ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज होता है वो ही जब हम लोग प्लांट्स को खाते हैं तो उसी फॉर्म में हमको वो एनर्जी मिलती है। और जब हमारी बॉडी में वो जाता है, डाइजेस्ट होता है, रिस्पायर होता है, तो अगेन उससे हमको एनर्जी मिलती है जो कि एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी के फॉर्म में रहती है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज क्या होता है, जो भी आपकी प्लांट सेल्स होते हैं, देखिए 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करती हूँ तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें और एनिमल सेल्स में एक डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है और ये जो सेल वॉल होती है इसका मेजर कॉम्पोजिशन जो होता है वो सेल्यूलोज होता है। तो सबसे ज्यादा सेल्यूलोज जो होता है वो कपास में पाया जाता है, उसके बाद जूट में पाया जाएगा, फ्लेक्स में पाया जाता है। तो बेसिकली ये प्लांट्स में पाया जाता है।
और चूँकि हमारी बॉडी में बनता नहीं है सेल्युलोज़, इसलिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स भी नहीं होती हैं कि हम सेल्युलोज़ को डाइजेस्ट करें। लेकिन एक बात और, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका जब डाइट चार्ट बनाता है, तो उसके अंदर वो ये ज़रूर कहता है कि आप सैलेड्स बहुत ज़्यादा लीजिए या आपको बहुत सारा फाइबर अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, सेल्युलोज़ होता है। लेकिन अभी-अभी मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में तो एंजाइम्स होते नहीं है जो उसको मेटाबोलाइज़ कर सके। तो ये जो सेल्युलोज़ है और काइटिन, अराबिनोज़ाइलेंस, ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सब हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज़ नहीं हो सकते हैं। तो अब उनका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन ये है कि दे ऐड डायट्री फाइबर टू योर फूड। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज़्म है, वो पूरा का पूरा ऑब्वियसली आपके ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में होता है, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपकी टीसीए साइकिल चलती है या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलती है और एटीपी जनरेट होते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि इसके फंक्शंस क्या हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स कितने तरीके के होते हैं? तो पॉलीसैकेराइड्स जो है वो बेसिकली 4 तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, जिसमें 2 तरीके तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो हैं कि कौन से तरीके का मोनोसैकेराइड प्रेज़ेंट है। देखिए, ये भी हो सकता है ना, आपने एक सपोज़ करिए कोई आपने पुलोवर बनवाया या आपने कोई स्वेटर बनवाया। अब उसमें आप एक ही कलर का जो धागा है वो यूज़ करके आप स्वेटर बनवा सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमो पॉलीसैकेराइड। होमो मीन्स एक जैसा, पॉलीसैकेराइड हमें पता है, हमने जान लिया है। इसका मतलब जब एक सिंगल काइंड का मोनोसैकेराइड बार-बार, बार-बार जुड़ रहा है तो हम उसको होमो पॉलीसैकेराइड कहते हैं और इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? स्टार्च, सेल्युलोज़, इन्युलिन, ग्लाइकोजेन और काइटिन। और अगर अ, एक से ज़्यादा तरीके के मोनोसैकेराइड्स मिल करके कोई पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, तो हम उसको हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बड़े कॉमन है पूरी बायोलॉजी में, आपको हर जगह मिलेंगे। होमो मतलब होता है एक जैसा, हेटेरो मतलब होता है अलग-अलग। तो वो ये दोनों जो प्रीफिक्सेस हैं, जिस वर्ड के आगे लग जाएँगे, उसको उसके लिए ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स के एग्ज़ाम्पल्स होते हैं हेमीसेल्युलोज़, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, हाइल्यूरोनिक एसिड, हिपेरिन और केराटिन सल्फेट। और इसके अलावा हम जो दूसरे एंगल से पॉलीसैकेराइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है फंक्शनल एस्पेक्ट, यानी कि वो काम क्या करता है। अभी-अभी मैंने आपको कहा कि या तो पॉलीसैकेराइड स्टोरेज के काम में आते हैं या फिर स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो हाँ, जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, उनके एग्ज़ाम्पल्स हैं स्टार्च, ग्लाइकोजेन, इन्युलिन और गैलेक्टोमेनिन। देखिए, अभी आप कॉमन देख रहे हैं, स्टार्च जो है वो होमोपॉलीसैकेराइड में भी है और स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में भी है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन में उनको फंक्शनल एस्पेक्ट के बेसिस पर बाँट रहे हैं। इसी तरीके से जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, तो उसमें सेल्युलोज़, काइटिन और हेमीसेल्युलोज़। इसके अलावा कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम पॉलीसैकेराइड्स को बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स, जबकि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है वो फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी रिएक्शंस दिखाने लगता है। उसके बेसिस पर भी हम डिवाइड करते हैं, तब हम उनको कहते हैं एसिडिक पॉलीसैकेराइड्स और एसिडिक पॉलीसैकेराइड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं फ्री या फिर फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं या फिर सल्फ्यूरिक ईस्टर ग्रुप्स होते हैं। सल्फ्यूरिक ईस्टर क्या हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कोहल का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो ईस्टर बनेगा दैट इज़ सल्फ्यूरिक ईस्टर। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि अभी जो मैंने ऊपर क्लासिफिकेशंस लिए ये ज़्यादातर यूकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन हमारे प्रोकैरियोट्स को हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसमें बैक्टीरिया होता है मेनली। तो जो बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, उनके ऑल टुगेदर अलग थोड़े प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए उनका एक अलग ग्रुप बना दिया गया है बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड्स का। अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स की और इसमें मैं 4 पॉलीसैकेराइड्स को कवर अप कर रही हूँ। स्टार्च, ग्लाइकोजन, गैलेक्टोजन एंड इन्युलिन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टार्च से। तो जो स्टार्च होता है दैट इज़ द प्रिंसिपल फूड रिजर्व पॉलीसैकेराइड
प्लांट किंगडम में। यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इन दोनों में एक और ख़ासियत या डिफ़रेंस होता है कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर अगर उसको अपना फूड को रिज़र्व करना है या स्टोर करना है तो वो स्टार्च के फ़ॉर्म में करता है, वहीं पे जो एनिमल सेल है वो ग्लाइकोजन के फ़ॉर्म में करता है। अभी जो स्टार्च है ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है? प्रोटोज़ोआ में पाया जाता है। प्रोटोज़ोआ कौन से हुए? सबसे पहला हमारा यूकैरियोट्स का जो फाइलम होता है दैट इज़ प्रोटोज़ोआ। इसमें आपके कौन-कौन आएँगे? एल्गी आएगी आपकी, लीशमैनिया आ जाएगा आपका और इसके अलावा फिर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट होता है और एल्गी प्लांट किंगडम में आती है। तो जो मेजर सोर्सेज़ होते हैं प्लांट्स के स्टार्च जहाँ पे पाया जाता है वो होते हैं सीड्स यानी कि बीज में, फ्रूट्स में, लीव्स, ट्यूबर्स और बल्ब्स। ट्यूबर और बल्ब क्या है? दे आर मॉडिफाइड स्टेम्स। ट्यूबर जो होता है आपके पोटैटो में पाया जाता है और बल्ब्स जो होते हैं अनियन में पाए जाते हैं। और जो स्टार्च वर्ड आया है, ये कहाँ से आया है? ये एक जर्मन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टिफ या स्ट्रॉन्ग। तो आप देखिए जब आप कलफ लगाते हैं अपने कपड़ों में, ज जो आप कहते हैं ना हम स्टार्चिंग कर रहे हैं, तो जब आप कलफ लगाते हैं कपड़ों में तो वो क्या होते हैं थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं और उसी को देखते हुए ये वर्ड यहाँ पे आया है। तो ये जो स्टार्च होता है अब आपको इसकी ख़ासियत तो पता चली गई है कि ये कहाँ पे काम में आता है, तो दे आर यूज्ड इन टेक्सटाइल टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों के व्यापार में ये यूज़ होता है। वीविंग में या स्टार्चिंग लिनेन्स होते हैं, जब हमें कपड़े को थोड़ा-सा स्टिफ बनाना होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। स्टार्च के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टार्च जो होता है ये ग्लूकोज़ का बना होता है। ग्लूकोज़ क्या है? हेक्सोज़ शुगर है और ये ग्लूकोपाइरेनोज़ यूनिट्स जो हैं वो अल्फ़ा लिंकेजेस से आपस में एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो ये जो पाइरेनोज़ मतलब क्या हुआ अब यहाँ पे? पाइरेनोज़ मतलब मैंने आपको शुरू में जब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया था मैंने तो आपको बताया था 2 तरीके की रिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। पाइरानोज़ मतलब होता है 6 मेंबर्ड रिंग होगी और उसमें 5 कार्बन होंगे। देखिए ध्यान से सुनिए 6 मेंबर्ड रिंग होगी और 5 कार्बन होंगे, तो छठा मेंबर कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। तो अब आप जाकर के पुराने वीडियोज़ देखिए, उसके अंदर ग्लूकोपाइरेनोज़ के मैंने स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और ये 2 तरीके से बनता है अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज़ रिंग या फिर बीटा ग्लूकोपाइरेनोज़ रिंग। अल्फा और बीटा में हम क्या करते हैं जब रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है तो कार्बन नंबर 1 और जो 5th कार्बन है जिसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, अगर उसमें ओएच जो है ऑपोज़िट यानी ट्रांस सेटिंग में अगर अरेंज्ड होता है तो हम उसको अल्फा कहते हैं और सिस में होता है तो उसको हम बीटा कहते हैं। अब ये जो स्टार्च है ये बना तो ग्लूकोज़ से है, लेकिन जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि ग्लूकोज़ की ही अगर बात करें या कोई भी मोनोसैकेराइड की बात करें, तो वो लीनियर फैशन में भी अरेंज्ड हो सकता है और ब्रांच्ड में भी हो सकता है। अब ये जो स्टार्च है, ये अगेन 2 अलग-अलग ओलिगोसैकेराइड कहें या फिर सबसेट्स कह दें, उनसे मिलके बना होता है। पहला होता है अमाइलोज़ और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। देखिए, एक बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए अमाइलोज़ भी ऑब्वियसली ग्लूकोज़ से ही मिलके बना होगा और अमाइलोपेक्टिन भी ग्लूकोज़ से मिलके बना होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर के स्टार्च बना रहे हैं और जब हमने शुरू में ही कह दिया कि स्टार्च पूरा का पूरा ग्लूकोज़ से मिलके बना है। तो अब डिफरेंस क्या है अमाइलोज़ और अमाइलोपेक्टिन में? अमाइलोज जो होता है दैट इज अ लीनियर चेन ऑफ सेवरल हंड्रेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होता है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं। अभी ये भी हो सकता है कि बहुत देर तक अमाइलोज चला उसके बाद ब्रांचिंग हो गई तो अमाइलोपेक्टिन आ गया। अब अमाइलोपेक्टिन के अंदर भी अमाइलोज छुपा हो सकता है। कैसे? अमाइलोपेक्टिन क्या है? ब्रांच्ड है। तो ब्रांचिंग हमने ये थोड़ी कहा है कि पहले यूनिट से या पहले कार्बन से ही ब्रांचिंग शुरू हो गई है। हो सकता है कि 8 या 12 कार्बन्स ऐसे हों जो कि लीनियर चल रहे हों, उसके बाद ब्रांचिंग हो रही हो। तो वो जो छोटा-सा टुकड़ा है जो कि लीनियर चेन है, वो हमारा अमाइलोज जैसा हो गया ना। तो स्टार्च जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज़ उनके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो फ्री नहीं है क्योंकि वो तो आपस में बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ये जो आपके ह्यूमन्स हैं या अदर एनिमल्स हैं उनमें अमाइलेजेस होती हैं। अमाइलेज वर्ड कहाँ से आया है? देखिए एज वर्ड जहाँ पे आ गया मैंने पहले भी बताया है एज स्टैंड्स फॉर एंजाइम्स। ओज स्टैंड्स फॉर शुगर।
तो एज़ जिसके भी पीछे लग गया है वो सबस्ट्रेट है और उस पर ये एंजाइम काम कर रही है। तो एमाइलेज़ मतलब होता है कि ऐसी एंजाइम जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। आपके ह्यूमन डाइट में आप जनरली स्टार्च को किस फॉर्म में लेते हैं? आप आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, इवन व्हीट, मेज़ इन सब में भी स्टार्च काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। तो जो एमाइलोज़ होता है, इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं? जिन लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे लैब्स में, उन्हें पता होगा कि एमाइलोज़ जो होता है, वो एक ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करता है, बिकॉज़ जो ये आयोडीन होता है, ये इसमें एक एबिलिटी होती है कि ये क्या करता है कि ग्लूकोज़ का जो हेलिकल कॉइल होता है, उसका जो इंटीरियर होता है, वहाँ पे जाके ये लग जाता है। तो ये प्योर एमाइलोज़ जो होता है, ये लगभग 20% ऑफ आयोडीन को बाइंड कर लेता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये जो एमाइलोज़ होता है इसमें अल्फा 1 4 ग्लूकोज़ से ये जुड़ा होता है, इस तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं। अल्फा 1 4 मतलब क्या होता है? देखिए, अल्फा मतलब ये है कि ये जो ग्लूकोज़ है, ये अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में है। 1 मतलब जो पहला ग्लूकोज़ है, इसका पहला ये जो कार्बन है, ये बॉन्ड बना रहा है और जो दूसरा ग्लूकोज़ है, इसका चौथे नंबर का कार्बन बॉन्ड बना रहा है। देखिए, यहाँ से गिनना शुरू करिए, ये ऑक्सीजन है, इसके बाद ये पहला कार्बन, तो ये 1 आ गया, यहाँ से ये बॉन्ड बन रहा है और ये जो दूसरा आपका ग्लूकोज़ है, इसका चौथा कार्बन यानी यहाँ से गिनिए 1, 2, 3 और ये 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा जो पहला आगे वाला जो ग्लूकोज़ है, उसका कार्बन नंबर 1 और जो दूसरा है उसका कार्बन नंबर 4 ये दोनों आपस में मिलकर के बॉन्ड्स बनाएँगे। दोस्तों अमाइलोज में जो नंबर ऑफ रिपीटेड ग्लूकोज सब यूनिट्स होते हैं यानी एन वो लगभग 300 से 3000 होते हैं और लेकिन 3000 फिक्स नहीं है ये और 5000 6000 तक भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे दूसरे सब पॉलीसैकेराइड की स्टार्च के जो कि है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये चूँकि ब्रांच्ड होता है तो इसके कुछ-कुछ जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं या हाइड्रोजन एटम्स हैं वो फ्री होते हैं। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वाटर सॉल्युबल पॉलीसैकेराइड। दोस्तों अमाइलोपेक्टिन जो होता है इसमें स्ट्रेट या लीनियर चेन होती है अलोंग विद साइड चेन्स जो कि ब्रांच्ड हो जाती हैं फर्दर और ये जो ब्रांचिंग होती है ये यूजुअली हर 25 रेज़िड्यूज़ के बाद हो सकती है, बट दैट इज़ नॉट फिक्स्ड और अमाइलोपेक्टिन जो है, ये आयोडीन के साथ मिलकर के पर्पल से रेड कलर तक दे देता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, ये स्टार्च को स्पेशलाइज़्ड ऑर्गेनेलीज़ में स्टोर करते हैं, जिनको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जभी भी प्लांट्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, जभी भी आपको जैसे पैसे की ज़रूरत होती है, तो आप एटीएम जाते हैं, वहाँ से आप निकाल लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं या बैंक जाते हैं, वहाँ से पैसे निकालते हैं। तो प्लांट्स को जभी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो प्लांट्स जो हैं वो एमाइलोप्लास्ट जो है वहाँ से ये अपना स्टार्च निकालते हैं, उसको हाइड्रोलाइज़ करते हैं और ग्लूकोज़ के सब यूनिट्स ले लेते हैं और उसको मेटाबोलाइज़ करके एनर्जी पा लेते हैं। तो ह्यूमन्स जो होते हैं और जो दूसरे एनिमल्स हैं, जो कि प्लांट फूड को यूज़ करते हैं, वो खाने में देखिए अब क्योंकि स्टार्च आ चुका है, तो उनमें एमाइलेज़ एंजाइम होती है जिसको तोड़ करके जो कि एमाइलेज़ एक्ट करती है और स्टार्च को तोड़ करके वो पहले एमाइलोज़ और एमाइलोपेक्टिन बनाती है और फिर धीरे-धीरे उसको और तोड़ करके ग्लूकोज़ बना देती है। दोस्तों अब बात करेंगे ग्लाइकोजन की। अभी हमने स्टार्च के बारे में जाना, अब ग्लाइकोजन जो है ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है एनिमल्स और फंगल सेल्स में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है कि फंगल सेल्स जो होते हैं, उनके लिए एक अलग से आपने एक अलग ही क्लासिफिकेशन क्यों कर रखा है? क्या वो प्लांट्स में नहीं आ सकते या वो एनिमल्स में नहीं आ सकते? तो आपको बता दूँ कि जो फंगस होती है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो प्लांट से मिलती हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो एनिमल से मिलती है। एनिमल्स से जो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं? सबसे पहला तो ये है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, यानी कि जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना लेते थे, तो फंगल सेल्स जो होते हैं जिनको आप देखेंगे तो मशरूम्स भी फंगल सेल्स हैं, तो वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं कभी भी। तो दैट मीन्स दे लैक क्लोरोप्लास्ट
और जिसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो वो फ़ोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो ये ग्लाइकोजन जो है इसका प्राइमरी जो फ़ंक्शन है, वो यही है कि ये इट एक्ट्स एज़ एनर्जी स्टोर्स इन एनिमल्स एंड फंगल सेल्स। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये एडिपोज टिश्यूज़ में पाया जाता है एनिमल्स की बॉडी में। तो ग्लाइकोजेन्स जो होता है वो प्राइमरीली इट इज़ मेड बाय लीवर एंड द मसल्स, लेकिन it can also be made by glycogenesis within the brain and stomach। अब ग्लाइकोजन जो है दैट इज एनालोगस। एनालोगस मतलब इसका फंक्शन जो है वो स्टार्च जैसा ही होता है, और स्टार्च जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है। इसीलिए हम ग्लाइकोजन को कभी-कभी एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन से, लेकिन ये ज्यादा एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होता है और कॉम्पैक्ट भी ज्यादा होता है। ग्लाइकोजन, क्योंकि हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि स्टार्च जैसा होता है, तो आपको ध्यान होगा स्टार्च में कैसा स्ट्रक्चर था। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स थे और ग्लूकोज से मिलके बना था। और जहां ब्रांचिंग हो रही है, वहां पे ग्लाइकोजन में अल्फा 1,6 लिंक्ड ब्रांचेस होती हैं। तो ग्लाइकोजन जो होता है, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स इन द साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म, and it plays a important role in the ग्लूकोज साइकिल। तो ग्लाइकोजन जो है, अब हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो समराइज कर लेते हैं। इट इज एन एनर्जी रिजर्व फॉर एनिमल्स। जनरली ये स्टोर होता है लीवर और मसल्स के अंदर, और बना किससे होता है? ग्लूकोज से बना होता है। और चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। It turns brown to red color when mixed with iodine। दोस्तों, आयोडीन के रिएक्शन पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर हमने एक सैंपल है कार्बोहाइड्रेट का और आयोडीन के साथ वो ब्लू कलर दे रहा है, तो बताइए वो क्या है? वो अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, या ग्लाइकोजन है? तो इस तरीके से कलर के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, तीसरा स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है गैलेक्टोजन। और गैलेक्टोजन जैसा नाम से पता चल रहा है, इट इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ गैलेक्टोज। और ये भी एनर्जी स्टोर्स की तरह काम करता है बहुत सारे स्नेल्स में। तो ये जो गैलेक्टोजन होता है, इट इज एन एनर्जी रिजर्वॉयर फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियोज एंड हैचलिंग्स, जो कि बाद में जुवेनाइल्स और एडल्ट्स में ग्लाइकोजन से रिप्लेस किया जाता है। तो जो एडवांटेज होता है गैलेक्टोजन का इंस्टेड ऑफ ग्लाइकोजन इन एग्स, ये अभी किसी को पता नहीं चला है। हालांकि बहुत सारे हाइपोथेसिस बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रपोज की हैं। तो गैलेक्टोजन जो होता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज विद स्पीशीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल वेरिएशंस। अब ये स्पीशीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल वेरिएशंस क्या है? मतलब अलग-अलग स्पीशीज में अलग-अलग कार्बन्स जो होते हैं गैलेक्टोज के, वो मिलकर के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दे रखा है, तो प्रीडोमिनेंटली तो ये बीटा 1,3 लिंकेज बनाते हैं या फिर बीटा 1,6 लिंकेज बनाते हैं, लेकिन कई स्पीशीज में बीटा 1,2 और बीटा 1,4 लिंकेजेस भी पाए गए हैं। और ये देखिए, ये इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें गैलेक्टोज के जो यूनिट्स हैं बहुत सारे, वो मिल करके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, जिसको हम गैलेक्टोजन कहते हैं। अब बात करेंगे इन्यूलिन की। तो इन्यूलिन जो होता है, इट इज नॉन डाइजेस्टिबल फ्रक्टोसाइल ओलिगोसेकेराइड फाउंड नेचुरली इन मोर देन 36,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। और ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है ऑनियन, गार्लिक, चिकोरी, आर्टिचोक, एस्परेगस, बनाना, व्हीट, राई, टू नेम अ फ्यू। और इसमें दोस्तों बीटा 2 1 फ्रक्टोसिल फ्रक्टोज लिंक्स होते हैं। अब देखिए नाम से समझ जाइए, फ्रक्टोसिल फ्रक्टोज में किसका पॉलीमर होगा? ये फ्रक्टोज का होगा। हालांकि स्टार्टिंग की एक ग्लूकोज मॉइटी हो सकती है, पर कोई जरूरी नहीं है। और चूंकि इसमें बीटा 2 1 लिंकेजेस हैं, तो इन्यूलिन इज नॉट डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री सिस्टम, क्योंकि इसको पचाने के लिए हमारे पास कोई भी एंजाइम नहीं है। और इसीलिए चूंकि ये पचता नहीं है, तो इसके फंक्शनल प्रॉपर्टीज इंक्लूड रिड्यूस्ड कैलोरी वैल्यू। जितने लोग डाइट पे जाते हैं उनको ये बोला जाता है कि आप लोग इन्यूलिन जिसमें पाया जाता है उसको ज्यादा से ज्यादा खाइए, क्योंकि आप कितना भी खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेट आपका फुल हो गया है, लेकिन कैलोरी वैल्यू उसकी बहुत कम होगी।
और ये डाइटरी फाइबर को ऐड करेगा आपकी बॉडी में और इसकी प्रीबायोटिक इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इन्युलिन जो होता है, इट इज़ नॉट सॉल्युबल फाइबर और ये मेंटेन करता है बोवल फंक्शंस को और डिक्रीज़ करता है कॉन्स्टिपेशन को, कोलेस्टेरॉल को लोअर करता है और ट्राइग्लिसराइड्स को भी लोअर करता है और इट इज़ यूज्ड फॉर फैट रिप्लेसमेंट एंड फाइबर एनरिचमेंट इन प्रोसेस्ड फूड। क्योंकि हम लोग सब अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा जंक फूड मत खाना या प्रोसेस्ड फूड मत खाना, क्योंकि उसके अंदर जो है अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो फूड कंपनीज़ हैं, वो भी प्रोसेस्ड फूड को बेटर बनाने के लिए किसी तरीके से जो उसकी डिसएडवांटेजेज़ हैं, उसको कम करने की कोशिश करती हैं। तो वहाँ पे वो लोग इन्युलिन का यूज़ करते हैं, जिससे कि फैट रिप्लेसमेंट हो सके और फाइबर का एनरिचमेंट हो सके। ये देखिए ये एक डायग्राम है जिसके अंदर आपके फ्रक्टोसिल ओलिगोसैकेराइड्स के जो बीटा 2 1 लिंकेजेस हैं उससे ये समझाने की कोशिश की हुई है। ये देखिए ये है ये 2 और ये 1 ये ग्रुप्स जो हैं ये ऐड ऑन हो रहे हैं आपस में और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू इन्युलिन बन रहा है। दोस्तों अभी तक हमने बात करी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स की। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स में मैं अगेन 4 पॉलीसैकेराइड्स कवर अप करूँगी, सेल्युलोज़, अराबिनोज़ाइलेंस, काइटिन एंड पेक्टिन्स। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल्युलोज़ की। सेल्युलोज़ जो होता है दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच इज़ फाउंड इन नेचर। क्यों? क्योंकि सेल्युलोज़ जितने भी प्लांट सेल्स हैं उन सब की सेल वॉल में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा धरती पर प्लांट्स ही पाए जाते हैं। चाहे आप एक्वेटिक प्लांट्स ले लीजिए, चाहे आप टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लीजिए और हर प्लांट के हर सेल में सेल वॉल पाई ही जाएगी और इसीलिए जितने भी हायर प्लांट्स की सेल वॉल है, उनके कॉम्पोज़िशन के अंदर आपको सेल्युलोज़ मिलेगा और जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो होता है कॉटन फाइबर्स में, जहाँ पे 98% सेल्युलोज़ होता है और ये एक लीनियर अनब्रांच्ड होमोग्लाइकन होता है। होमो अगेन स्टैंड्स फॉर एक जैसे मोनोसैकेराइड्स होंगे। अब वो एक जैसे जो मोनोसैकेराइड्स होंगे उनमें आपस में कौन-सा लिंक बनेगा? बीटा 1 4 लिंकेज होगा और जो मोनोसैकेराइड है वो कौन-सा है? ग्लूकोज़ है। तो जो स्ट्रक्चर होता है सेल्युलोज़ का, इट कैन आल्सो बी presented as a series of glucopyranose rings in their चेन कन्फर्मेशन। देखिए ग्लूकोज़ को या हेक्सोज़ को समझाने के लिए डायग्रामेटिकली बहुत सारे अलग-अलग कन्फर्मेशंस हैं। चेन फॉर्म है, चेयर फॉर्म है, रिंग फॉर्म है, ओपन चेन फॉर्म है। तो यहाँ पे हम क्योंकि ग्लाइकोपाइरानोज़ रिंग की बात कर रहे हैं, तो चेयर कन्फर्मेशन के थ्रू हम समझा रहे हैं उसको। तो सेल्युलोज़ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये प्लांट सेल वॉल्स में ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं इंटू बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स नोन एज़ माइक्रोफाइब्रिल्स एंड ह्यूमन्स एंड बहुत सारे एनिमल्स दे लैक एन एंजाइम टू ब्रेक द बीटा लिंकेजेस सो दे कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्युलोज़। लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे कि टर्माइट्स मतलब दीमक। दीमक जो होती है वो सेल्युलोज़ को भी डाइजेस्ट कर सकती है, क्योंकि दीमक जो है उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस एंजाइम को डाइजेस्ट कर सकते हैं और सेल्युलोज़ वैसे इनसॉल्युबल इन वाटर होता है एंड इट डज़ नॉट चेंज कलर व्हेन मिक्स्ड विद आयोडीन। तो हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज़ ही देगा एंड देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयोडीन वाला जो टेस्ट है उसके बेसिस पे क्योंकि हम स्टार्च ग्लाइकोजन, सेल्युलोज़ इन सब के लिए अलग-अलग कलर आ रहा है। तो हम ये क्वेश्चन जो होता है ये बहुत जगह अलग-अलग तरीके से पूछा जाता है। अब देखिए ये सेल्युलोज़ जो है ये उसका स्ट्रक्चर है 1 और 4 आपस में देखिए कार्बन नंबर 1 है और ये का 1, 2, 3 और 4 ये कार्बन नंबर 4 है दूसरे वाले मॉइटी का। ये आपस में मिल कर के सेल्युलोज़ बना रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट हम टच करेंगे दैट इज एरेबिनोजाइलेंस और एरेबिनोजाइलेंस जो होते हैं ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल्स जो होती हैं प्लांट्स की उसमें पाए जाते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? देखिए सेल वॉल जो है ऑब्वियसली इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स। जब प्लांट्स
जब प्लांट्स या फिर एनिमल सेल्स में माइटोसिस होता है, माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन होता है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो 2 बन गई। अभी क्या है कि पार्टीशन करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो 2 कमरे अलग-अलग नज़र आएँगे, यानी कि 2 सेल्स बनेंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये भी अलग-अलग तरीके से बनती हैं। तो सेल वॉल जो होती है, ये प्लेट फॉर्मेशन में इधर जाएगा और सबसे पहले क्या होता है, एक परत होती है, जैसे आपने एक लेयर जो है वो बीच में लगा दी दोनों सेल्स के, उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। उसके ऊपर जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दूसरी चीज़ें भी आकर के जुड़ती चली जाती हैं और उसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। तो ये जो अरेबिनोजाइलेंस होते हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं एंड दे आर द कोपॉलीमर्स ऑफ 2 शुगर्स। नाम से देखिए पता चल रहा है, अराबिनोज और ज़ाइलोज, है ना? हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स में बात की थी, जब आप उस वीडियो को ना ले जाकर के देखिए, तो हमने 2 अलग-अलग शुगर्स की बात की थी, अराबिनोज एंड ज़ाइलोज। अब ये जो दोनों शुगर्स हैं, ये मिल करके आपके अराबिनोजाइलेंस बनाते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इज़ इट अ होमोग्लाइकन और अ हेटेरोग्लाइकन? देखिए, ये हेटेरोग्लाइकन है क्योंकि इसमें 2 अलग-अलग मॉइटीज़ जुड़ रही हैं, ठीक है? तो इस तरह से भी आप नाम से भी पता कर सकते हैं कि होमोग्लाइकन है या हेटेरोग्लाइकन है बहुत ही ईज़िली। दोस्तों अगला पॉलीसेकेराइड है काइटिन। काइटिन जो होता है ये बेसिकली आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन से पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? बहुत इजी एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कॉकरोच होता है। जब आप छोटे रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, तो हम लोगों ने तो ये गेम बहुत खेला है। कॉकरोच की जो ऊपर का जो स्केलेटन होता है ना, उसको जब आप तोड़ने की कोशिश करते हैं वो टूटता नहीं है और उसमें से अजीब सी आवाज आती है। तो वो जो आवाज आती है ना, वो काइटिन की वजह से होती है। और इसीलिए काइटिन जो है दैट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड इन नेचर। पहला कौन सा है? सेल्यूलोज। दूसरा कौन सा है? काइटिन। और काइटिन आर्थ्रोपॉड्स जो कि क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स होते हैं, इनके अलावा और कहाँ-कहाँ पाया जाता है? मोलस्क में पाया जाता है। और इसके अलावा जो काइटिन है, ये एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये एक अमाइड डेरिवेटिव होता है ग्लूकोज का, यानी बेसिकली ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज के आजू बाजू में अमोनिया जुड़ गया है अलग अलग फॉर्म में। तो सिंपल शुगर है, एक ग्लूकोज की चेन चल रही है, लेकिन बीच बीच में अमोनिया या अमाइड ग्रुप जुड़ गया है। तो ये जो काइटिन है ऑब्वियसली जब ये टूटेगा तो ये क्या देगा आपको? सिंपल शुगर्स देगा जो कि ग्लूकोज होगा और अमोनिया देगा। तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं और जो फंगस है, वो ऐसे एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं जो कि काइटिन को डिग्रेड कर सकता है या तोड़ सकता है और उन एंजाइम्स को हम कहते हैं काइटिनेजेस या काइटिनेज। तो ये जो काइटिन है, ये बहुत ही क्लोज़ली रिलेटेड होता है एक और वाटर सॉल्युबल डेरिवेटिव से, उसको हम कहते हैं काइटोसान। तो यानी काइटिन भी नेचर में होता है और काइटोसान भी नेचर में होता है। और ये जो काइटोसान होता है इट इज़ आल्सो क्लोज़ली रिलेटेड टू सेल्युलोज़। किस तरीके से रिलेटेड होता है? दैट इट इज़ आल्सो अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज़ डेरिवेटिव्स। तो ये जो काइटिन होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देता है और ऑर्गेनिज़म्स को प्रोटेक्शन में मदद करता है। देखिए एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कट हो रही होगी, आपने हर उसमें देखा ग्लूकोज़ मोनोसैकेराइड है और बहुत सारी जगह अल्फा 1 4 लिंकेज है या अल्फा 1 6 लिंकेज है या बीटा 1 4 लिंकेज है। तो आप ये कहेंगे कि जब सबका ही जो मोनोसैकेराइड है वो ग्लूकोज़ है, तो फिर ये अलग-अलग कैसे हो गए? हम नाम अलग-अलग क्यों दे रहे हैं? एक ही नाम यूज़ कर लें। तो उसका आंसर है कि ठीक है, मॉइटी तो सेम है, लेकिन वो कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई है, उस बेसिस पर हम कार्बोहाइड्रेट का नाम अलग कर देते हैं, ठीक है? जैसे आप देखिए कि आपके जो फ़ोन नंबर्स होते हैं, उसमें टोटल 10 नंबर ही होते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है? लेकिन अब वो किस ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, उस हिसाब से नंबर बदल जाता है। सपोज़ करिए मैं लिखती हूँ 94153, तो अगर मैं इसको 93154 कर देती हूँ, सिर्फ़ 1 डिजिट भी चेंज करती हूँ, तो ऑब्वियसली नंबर नंबर तो बदल गया ना आपका। इसी तरीके से ग्लूकोज़ मैं ले रही हूँ, लेकिन ग्लूकोज़ में अलग-अलग कार्बन है। अब कौन-सा कार्बन दूसरे मॉइटी के कौन से कार्बन से अटैच हो रहा है और इवन जो ग्लूकोज़ है वो भी किस फॉर्म में है, अल्फा फॉर्म में है कि बीटा फॉर्म में है और ब्रांचिंग हो रही है या नहीं हो रही है, लीनियर है या नहीं है,
उस बेसिस पे भी आप कार्बोहाइड्रेट का नाम बदल देंगे क्योंकि उस बेसिस पे पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है कार्बोहाइड्रेट की। ये देखिए ये एन एसिटाइल जो ग्रुप है ये जुड़ा हुआ है ग्लूकोसामिन से, आपको दिखाई दे रहा होगा। सो दिस इज अ डायग्राम व्हिच डिपिक्ट्स काइटिन। और अब हम बात करेंगे पेक्टिन्स की। तो पेक्टिन जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल एसिडिक हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि ये किसी का स्ट्रक्चर बनाने के काम में आते हैं। एसिडिक वर्ड क्यों आया? बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर। हेटेरो मीन्स क्योंकि इसमें भी एक से ज्यादा अलग अलग तरीके के मोनोसेकेराइड्स जुड़े हुए होंगे। और ये पाया कहाँ जाता है? ये जनरली मिडिल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल जो होती है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की, जो यूकैरियोटिक प्लांट्स होते हैं, उसमें पेक्टिन्स पाए जाते हैं। और इसका जो मेन कॉम्पोजिशन होता है वो होता है गैलेक्टोरोनिक एसिड, जो कि एक शुगर एसिड है जो कि गैलेक्टोज से डिराइव किया गया है। और इट कैन बी प्रोड्यूस्ड कमर्शियली आल्सो एज वाइट टू लाइट ब्राउन पाउडर एंड इट इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स क्या हुए? नींबू की फैमिली के जितने फ्रूट्स होते हैं, नींबू, किन्नू, संतरा, माल्टा, ये सब सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं जिनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। और जब हम पेक्टिन इन लोगों से निकालते हैं इन फ्रूट से, तो वो काम क्या आता है? वो काम आता है फूड इंडस्ट्री में क्योंकि एक जेलिंग एजेंट के काम में आता है। आप लोगों ने जेलीज खाई होंगी, तो वहां पे जो जेलिंग एजेंट होता है उसके लिए पेक्टिन काम में आता है। और जैम्स जेलीज बनाने में, जैसा भी बताया मैंने आपको, या फिर जो डेजर्ट के अंदर फिलिंग्स होती हैं, कई बार ये मेडिसिन में भी आता है काम में। जो बच्चों की सिरप्स बनती है ना, या बच्चों की मीठी मीठी दवाइयां बनती हैं, उसके अंदर भी ये काम में आता है। और ये फ्रूट जूसेस और मिल्क ड्रिंक्स में स्टेबलाइजर का काम भी करता है। और इट इज ऑल्सो वेरी रिच सोर्स ऑफ डायट्री फाइबर। तो ये देखिए, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता रखा है पेक्टिन का, जिसमें गैलेक्टोज जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ करके पेक्टिन बना रहा है। दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था हम 4 तरीके से पॉलीसेकेराइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा था एसिडिक पॉलीसेकेराइड्स। तो एसिडिक पॉलीसेकेराइड्स में बहुत ज़्यादा कवर अप नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको बता दिया कि उसके क्या-क्या केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उसी के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो अब मैं जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ले रही हूँ इन डेप्थ, दैट इज़ बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड्स। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने पॉलीसेकेराइड्स की बात करी है, दे आर मोस्टली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स। अभी यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स क्या होता है? यूकैरियोट्स मतलब ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती है, इनसेपिएंट न्यूक्लियस होती है या फिर न्यूक्लियोइड होता है। यानी उसमें कोई भी बाउंड्री नहीं होगी न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप है। या फिर उसके अंदर जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सब नहीं होती हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड की। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं। पैथोजेनिक मतलब वो डिजीज कॉज करते हैं। अभी देखिए, बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है। होस्ट मतलब कोई एक बॉडी चाहिए ना जिसके अंदर बैक्टीरिया घुस करके डिजीज कॉज करेगा। वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो ये जितने पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, इनमें एक खासियत पाई जाती है कि जब इनको होस्ट के अंदर एंटर करना होता है, तो ऑब्वियसली इनको कुछ ऐसे प्रोटीन्स चाहिए जो कि जो होस्ट है उस पर जुड़ जाएँ और उसके बाद या तो उनके इम्यून सिस्टम को वीक कर दें या फिर उनकी सेल मेम्ब्रेन को वीक कर दें, ताकि एक जगह बन जाए, जैसे हम कहते हैं ना सेंध लगा के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो वो जो प्रोटीन्स होते हैं, उनके चारों तरफ एक कैप्सूल की तरह क्लोक करके पॉलीसेकेराइड्स यूज होते हैं। पैथोजेनिक जो है बैक्टीरिया, वो एक थिक म्यूकस लाइक लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड बनाता है जो कि इस एंटीजेनिक प्रोटीन्स को क्लोक कर देते हैं। अब ये जो कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल इन नेचर, ज्यादातर एसिडिक इन नेचर होते हैं और लीनियर होते हैं स्ट्रक्चर की बात करें तो। अगर और रिपीटिंग सब यूनिट्स ऑफ 1 टू 6 मोनोसेकेराइड्स, तो छोटे होते हैं ये। क्यों? और इनमें बहुत ज्यादा इनॉर्मस स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी होती है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन होस्ट ये अलग अलग डाइवर्सिफाई होकर के कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स की तरह से एक्ट करके उसके जो एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं उनको कवर अप करते हैं। और इसीलिए साइंटिस्ट ने इस चीज का, इनकी प्रॉपर्टी का फायदा उठा करके
उन्होंने साइंटिस्ट ने इनको कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड्स को वैक्सीन्स की तरह यूज़ किया है। तो ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं जो बैक्टीरिया है उसको एडहेर करने के लिए या चिपकने के लिए टू द सरफेस एंड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट। और जो ह्यूमन्स हैं, हम लोग तो बहुत ही होशियार होते हैं, जिसकी भी जो भी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते हैं और इसीलिए ये जो बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड्स हैं, इससे बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हम ह्यूमन बीइंग्स ने बना लिए हैं, जैसे कि ज़ैंथन गम, डेक्स्ट्रॉन, वेलन गम, डाइयूटिन गम या फिर पुलुलिन। दोस्तों, अभी तक हमने पॉलीसैकेराइड्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की बात कर ली, डिटेल में भी पढ़ लिया। अब एक छोटा-सा केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी देख लेते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स का क्या होता है। मोनोसैकेराइड्स के टाइम मैं आपको बहुत सारे टेस्ट बता चुकी हूँ और जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जब हम करवाते हैं बायोकेमिस्ट्री में, तो उसमें हम ये टेस्ट ज़रूर रखते हैं मोनोसैकेराइड्स के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, जैसे मोलिश टेस्ट, बेनेडिक्ट्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, साल्विनॉफ टेस्ट। लेकिन पॉलीसैकेराइड्स के लिए कौन से टेस्ट हैं? तो पॉलीसैकेराइड्स के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, दैट इज़ पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, जिसको हम पीएएस भी कहते हैं। तो जो पॉलीसैकेराइड्स हैं दोस्तों, ये जब अनप्रोटेक्टेड विसिनॉल डायोल्स या फिर अमीनो शुगर्स, जहाँ पे कुछ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स दे आर रिप्लेस्ड विद अमीन्स, दे गिव अ पॉजिटिव पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन। और जो लिस्ट है पॉलीसैकेराइड्स की, ऐसे पॉलीसैकेराइड्स की जो कि पीएएस के साथ स्टेन देते हैं, वो बहुत लंबी है। ऑल्दो जो म्यूसेंस होते हैं, जो एपिथेलियल ओरिजिन्स के होते हैं, वो भी स्टेन करते हैं periodic acid shift stain के साथ। तो mucins of connective tissue origin have so many acidic substitutions that they do not have enough glycol or amino alcohol groups left to react with PAS। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने पॉलीसैकेराइड्स को एक-एक करके काफ़ी हद तक डिटेल में स्टडी किया है और इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स में जो सैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ये आज हम ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं और जो अगला चैप्टर होगा, हम एक दूसरा बायोमॉलिक्यूल शुरू करेंगे पढ़ना। दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स कौन-कौन से हैं? प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों, अगर आपको अ, ये वीडियो पसंद आया हो, इसके कंटेंट्स पसंद आए हों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे मोटिवेट करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे अगले वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफ़िकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।